2501 601469 67 68 69 तीनों के तीनों बच्चे लगातार सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन जो मेरा डेटा कहता है उसके आधार पर ये है, स्पेकुलेशन है कि वहाँ के इन्विजिलेटर कॉम्प्रोमाइज थे। भर्ती बोर्ड जो कट ऑफ बनाई है किसके ऊपर बनाई? मार्क्स के ऊपर। तो मार्क्स जारी करने में दिक्कत क्या है, वो क्या परेशानी? तो मैं यहाँ तक मानता हूँ कि वो युवाओं के नेता है, और जब युवाओं के साथ में गलत हो रहा है तो इस बात को वो जरूर देख रहे होंगे। किसी से प्यार करने के बाद दिल टूट जाए तो इंसान संभल सकता है, लेकिन किसी सपने को हकीकत मान करके जीना और तब उसके बाद सिस्टम की गलतियों से आपका दिल टूटे तो वहां जीना भी बड़ा मुश्किल चला। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। पिछले दिनों यूपीएसआई का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद डीवीपीएसटी को लेकर भी अपडेट्स आ चुके हैं और पेट को भी लेकर रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन इस भर्ती को लेकर बहुत चर्चा हुई। इस भर्ती के एग्जाम से पहले भी कई सारी मांगे थी कि भाई एग्जाम जब हो तो उसका स्कोर कार्ड भी साथ साथ जारी कर दे, और एग्जाम का रिजल्ट जब आ गया उसके बाद भी ये चर्चा थमी नहीं है, खूब जो है इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच कई सारे मुकदमे भी हुए। यूपी भर्ती बोर्ड ने बाकायदा कुछ ट्विटर हैंडल्स पर और कुछ ऐसे वीडियोस पर भी जो है एफआईआर दर्ज की, जो काफ़ी ज़्यादा जो लगा कि भ्रामक है, ऐसा भर्ती बोर्ड ने कहा। लेकिन इस मुद्दे पर जो है आज भी बेहद चर्चा, और आज इस चर्चा को करने के लिए हम पहुंचे हैं आदित्य रंजन सर के पास, जो कि मैथ्स के लिए बहुत फेमस है और इंस्टाग्राम पर इनके जो है कभी कभी कुछ शायरीज और कुछ बहुत सारी बातें जो है वायरल होती हैं। लेकिन आज आदित्य रंजन सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, यूपीएसआई का जो रिजल्ट आया, एक जो सबसे ज्यादा जो चर्चा थी वो ये था कि भाई कट ऑफ बहुत हाई गया है, 92%, 12,500 जिनका सिलेक्शन बच्चों का हुआ है उसको अलग ही निगाहों से बाकी अभ्यर्थी देख रहे हैं कि यार बताइए कैसे हो गया। 140 148 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाई कट ऑफ पे क्या कहेंगे आप 140 148 की बात कर रहे हैं। मेरे पास में तो ऐसी भी सूचना आई है कि 160 में 160 सवाल बच्चों के सही हुए हैं, और वो भी एक नहीं कई सारे बच्चों के सही हुए हैं। और इसी बातों को लेकर के बच्चे ये मांग भी कर रहे हैं कि भैया स्कोर कार्ड जारी आप कर दीजिए, ताकि उसके अंदर में हमें ये साफ तौर पर पता लग पाए कि रॉ स्कोर हमारा क्या था और नॉर्मलाइज स्कोर क्या था। हालांकि जिनके 160 में 160 आए हैं, स्कोर कार्ड आने के बाद भी वो भी बहुत जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे। तो आप समझ लीजिए वो क्यों नहीं निकलेंगे। लेकिन सर, हाई कट ऑफ जो है ये इसको लेकर कई सारे टीचर्स ने ये कहा कि हाई कट ऑफ जो है बिल्कुल असामान्य है। इस पर क्या कहेंगे आप? इतनी हाई कट ऑफ कैसे चलेगी? देखिए, हाई कट ऑफ जाने के कई सारे कारण हैं जो स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं, और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर में रिसर्च किया, जो मैं आपके सामने भी कुछ पेपर्स लेकर के बैठा हूँ जी। ऐसा कभी हुआ नहीं है। 2017 में भी यूपीएसआई का पेपर हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन था। 2021 में जब पेपर हुआ तो वो थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन जब इस बार का पेपर हुआ तो किसी को एक्सपेक्टेशन था नहीं कि पेपर जिस लेवल का है इतना भी आसान नहीं था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे थे, लगभग 10,77,000 के करीब में, तो 2 दिन में पेपर हुआ, 14 और 15 को। ठीक है, अब उसमें जब पेपर हुआ तो पेपर का लेवल भी ऐसा नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन इतना जम कर जाए कि 92% का सिलेक्शन रेट पहुंच जाए। ठीक है, 92% मतलब कट ऑफ लाओगे तो सिलेक्शन आपका हो पाएगा, और वो भी 10 लाख अभ्यर्थियों में। तो कट ऑफ हाई जाने के कई सारे कारण हैं। एक तो यहाँ पर ये है कि गड़बड़ी भी कई तरह की होती है। जैसे मान लीजिए कुछ कैंडिडेट क्लस्टर में सेलेक्ट हो गए तो वो हो गया। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, कि जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगा है वो सही तरीके से नहीं लगा है, क्योंकि अगर सही तरीके से लगा होता तो एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में 2 बच्चे पेपर दे रहे हैं और कम वाले का सिलेक्शन हो जा रहा है और ज़्यादा वाले का नहीं हो पा रहा है। मैं आपको आगे चल के ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और जो इनका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो इक्वी परसेंटाइल मेथड पर काम करता है, जो कि आगे चल करके फेल हो जाता है। इसके अलावा जो सिलेक्शन का रेट है इनका, वो पूरी तरीके से प्रोबेबिलिटी की ऐसी तैसी कर देता है। गणित भी वहाँ पर हाथ जोड़ लेता है कि ये संभव नहीं है। कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर लगातार 3-3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। कई ऐसे हैं, 119 ऐसे सेंटर कोड हैं जहाँ पर लगातार 2-2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये डेटा कैसे है आपके पास? डेटा जो होता है वो हमारा फाइनल जो रिजल्ट निकलता है उसी में हम मैच करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं कि पेयरिंग कहाँ कहाँ पर हो रही है, ट्रिपलेट कहाँ कहाँ पर बन रहा है, फिर उसके बाद सेंटर कोड निकाल के। अब मैं आपको बताऊं, यूपी में 75 जिले हैं और 75 जिलों में हजारों की संख्या में सेंटर होंगे, लेकिन मात्र 2 ऐसे सेंटर हैं जहाँ से 11% सिलेक्शन हुआ है। 11% सिलेक्शन हुआ है सिर्फ 2 सेंटर से, और बाकी जितने भी सेंटर हैं जो सैकड़ों हजारों की संख्या में है, बाकी सिलेक्शन वहां से हुआ है। तो ये कौन सा सेंटर है? ये सेंटर है कोड आपका, मैं आपको बताता हूँ, 2 अलग अलग सेंटर है। ठीक है, मतलब काफी रिसर्च किया है क्या? हाँ, थोड़ा सा मैंने छोटा सा एक डेटा निकाला है जी, और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 11% सिलेक्शन में यहाँ पर क्या देखिए, पूरे राज्य में कुल मिलाकर के 12,333 बच्चों ने पेपर दिया था। यहाँ पर कुल मिलाकर के 75 जिले हैं, और एक जो सेंटर कोड है जिसका लास्ट में 59 है, अगर हमारे पास में देखोगे एक सेंटर कोड है जिसका 59 है लास्ट में,
उस सेंटर कोड से कुल मिलाकर के 6.2% और एक सेंटर है जिसका सेंटर कोड 53 है, उससे 4.9% का जो सिलेक्शन है वो निकल करके आता है। यानी दो ही सेंटर से लगभग 11% जो है सिलेक्शन हो रहे हैं। और ये सेंटर कोड भी आपके सामने ये रहा मेरे पास में, मैं आपको ये डेटा दे दूंगा, ठीक है। अलग अलग सेंटर्स, अच्छा सिर्फ ये 2 सेंटर की मैं बात नहीं कर रहा, और भी सेंटर्स हैं हमारे पास में। जैसे यहाँ पर ये एक ऐसे सेंटर हैं जहाँ से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ से एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ से सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है। एवरेज अगर आप देखोगे तो 10-15 इतने के करीब में आता है। लेकिन कुछ ऐसे सस्पिशियस सेंटर हैं जैसे 74015, यहाँ से कुछ 40 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 12018 यहाँ से 35 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 35006 यहाँ से 33 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसे और आसान समझने के लिए जो तमाम अभ्यर्थी, न केवल अभ्यर्थी बल्कि उनके माता पिता भी हमें इस वक्त देख रहे होंगे, तो अगर हम आसानी से समझें, मतलब एक सेंटर से 40 अगर आप दावा कर रहे हैं तो एक सेंटर पर लगभग कितने बच्चे होंगे? ये तो डिपेंड करता है कि वहाँ का डेमोग्राफिक क्या है, कितने वहाँ पर जनसंख्या है। असल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ सेंटर ज़्यादा उपलब्ध है, तो उस केस में क्या होता है, किसी सेंटर पर ज़्यादा फुटफॉल हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा। तो ये नहीं बताया जा सकता कि किस सेंटर पर कितना होगा। हालांकि अगर उन सेंटर के लिस्ट निकाल लिए जाएँ और उनमें रोल नंबर देखा जाए तो पता चल जाएगा। हो सकता है किसी में मात्र 100 बच्चे भी पेपर देने गए हों, तो कहीं पर 1000 बच्चे भी पेपर देने गए हो। तो जैसे मैंने आपको ये मैक्सिमम सिलेक्शन बताया, ऐसा नहीं है वहाँ पर कि कहीं में 100 में एक बच्चा है तो 1000 में वहाँ पर कितना होगा, 10 होगा। बट आप एक रेशियो तो होता है ना कि जैसे 100 में अगर एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो 1000 में वो 10 बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। बट 1000 में 40 बच्चा कैसे सेलेक्ट हो जाएगा, 50 कैसे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो सस्पिशियस सेंटर हैं जहाँ कोई बहुत ज़्यादा फुटफॉल नहीं था। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं गए थे, लेकिन मतलब जो गए हैं वो नॉर्मल लोग हैं, लेकिन सिलेक्शन के जो रेट हैं वो ज़्यादा निकल करके आए, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चलिए ये तो सेंटर की बात हम करते हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसे रिजल्ट मुझे देखने को मिले हैं कि 2 लोगों ने फॉर्म 7 भरा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है। मैं आपको ये वाला डेटा दिखाता हूँ, आप जब यहाँ पर ये वाला डेटा देखोगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है। उसके बाद में जब उनका पेपर आता है तो उनका एडमिट कार्ड पर रोल नंबर सेम होता है, उसके बाद में उनका रोल नंबर भी सेम होता है, फिर उसके बाद में जो सेंटर है वो भी सेम हो जाएगा, और उसके बाद में सिलेक्शन भी अगल बगल में बैठे हैं तो सिलेक्शन भी उनका हो जा रहा है। लेकिन सेम रजिस्ट्रेशन सेम रोल नंबर, ये कैसे पॉसिबल है? ये है ना सेम रजिस्ट्रेशन, मतलब आगे पीछे। अच्छा, आगे पीछे की मैं बात कर रहा हूँ, आगे पीछे का है यहाँ पे। एक और डेटा था हमारे पास में, वो कहाँ गया पेज, ये वाला नहीं है ना, हाँ यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। इसमें जब आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी उनका आगे पीछे है। जैसे मेरा 6 है तो आपका 7 है अगल बगल में। फिर उसी बाद में जब हमारा एडमिट कार्ड आता है तो वो भी 7 के साथ मिलता है, बैठते भी हम 7 के साथ और सिलेक्शन भी हमारा 7 हो रहा है। ये इस तरह से है, और ये पूरा लिस्ट जो है हमने भर्ती बोर्ड के ही लिस्ट से पूरा मैच किया। तो ये कितने ऐसे रोल नंबर्स हैं जिसमें आपको लगता है कि अगल बगल? सैकड़ों की संख्या में, ये सैकड़ों की संख्या में है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो 2 लोगों का देखो, ये है, ये 3 रोल नंबर ऐसे हैं कॉन्टिन्यूस रोल नंबर सीक्वेंस ऑफ 3 में जब आप जाओगे तो 2501601467, 2501601468, 2501601469, 67, 68, 69, तीनों के तीनों बच्चे लगातार सेलेक्ट हुए हैं। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर कि ऐसा हो नहीं सकता है, बट जब हम इसकी प्रायिकता की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की, जैसे मान लीजिए आप सिक्का उछालते हैं तो सिक्का उछालते हैं तो 2 ही प्रायिकता होती है, या तो आपका हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा, तो 50-50% होता है। बट मैं अगर आपको ये कहूँ कि हमने सिक्का उछाला और प्रोबेबिलिटी 20% की हो तो वहां पर क्या होगा, वो गलत होगा। अब जब मैं इनका पूरा जब रिजल्ट देख रहा था, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कितनी गड़बड़ी थोड़ी सी मुझे सामने निकल करके आई है। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों के लिए गणित समझना मुश्किल हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में मैं समझा पाऊँ, ठीक है। जैसे हमने काफ़ी सारे रिजल्ट्स में जब हमने एनालाइज किया तो हमें ये पता चला कि 2-2 करके लगातार मेरे जो सिलेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पहला एक ग्रुप है 29-30 लगातार सेलेक्ट हुआ, 64-65, 65-66, 16-17, 8-9, 30-31 ऐसे कर करके लगातार बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा सेंटर होगा जहां लगातार के बच्चे जो है काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब बहुत रेयर चांस है। यूपीएससी के 2025 में भी सेम आया था कि जो कपलिंग हो रही थी, एक तरीके से डबलेट बन रहा था, ठीक है, उसके सिलेक्शंस टियर 2 में ज़्यादा हो रहे थे। इसके ऊपर में बाद में जांच वाच भी हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी, और वो मतलब गलत था वहाँ पे। अब इसमें अगर हम बात करें तो इस घटना को गंभीरता को समझने के लिए अगर आप इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी लगाते हो तो 10 लाख में 12,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं तो सिलेक्शन का रेट 1.14% के आसपास में आता है। कट ऑफ हमारे सामने 92.46% गई है। तो यानी जो डबलेट बनने की अगर हम संभावना लेकर के आ जाएं तो वो हमारे सामने 0.00013 या 0.013% है,
ठीक है, यानी अगर हम देखें तो बहुत कम संख्या में डबल लोग सेलेक्ट होंगे, लेकिन ये जो संख्या वो 119 है। छोड़िए, 3 लोगों की सेलेक्ट होने की संभावना मैं आपको बताता हूँ। 3 लोगों की संभावना 0.000014, यानी अगर लाखों में बच्चा देगा ना, और लाखों में आप एक तरीके से मान करके चलिए कि सिलेक्शंस आप ले रहे हैं, तो उसमें एक बच्चा ऐसा होगा जो जा करके 3 सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इन्होंने सारी प्रोबेबिलिटी की ऐसी तैसी वहां पर कर दी है। ये तभी पॉसिबल है, इसके कारण भी हैं, ये तभी पॉसिबल है जब जिस सेंटर पर बच्चों ने पेपर दिया है, या तो वहां के इन्विजिलेटर कॉम्प्रोमाइज्ड हो, ठीक है, या फिर उन्होंने आंसर्स बताए हो, या रिमोट एक्सेस के माध्यम से जो है वहां पर कहीं ना कहीं बताया गया हो। तो सर, जैसे अगर आपके पास इतना सारा डेटा है जो काफी ज्यादा जो है मतलब एक तरह से हैरान करने वाला है, क्या आपने इन डेटा को लेकर भर्ती बोर्ड से संपर्क किया? अभी भर्ती बोर्ड से हमने संपर्क नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों का पुष्टिकरण तब हो पाएगा जब स्कोर कार्ड हमारे पास में आए। तो इसीलिए काफी सारे बच्चों ने आरटीआई भी डाला है इंडिविजुअल लेवल पर कि भैया आप ऐसे नहीं मान रहे तो आरटीआई के माध्यम से आप हमारा स्कोर कार्ड बता दो, ठीक है, बट उसकी भी अभी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। साथ में बच्चों ने ट्विटर पर भी और अलग अलग तरीके से भी भर्ती बोर्ड से आग्रह किया है कि जिन स्कोर कार्ड के आधार पर आपने कट ऑफ बनाया है, तो वो स्कोर कार्ड कम से कम जारी कर दीजिए। उससे साफ ये पता चल पाएगा कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो कैसे हुआ है। देखिए, पूरा मामला मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा स्पष्ट रूप में। सबसे पहले कट ऑफ के ज़्यादा जाने का कारण है नॉर्मलाइजेशन का गलत फॉर्मूला। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला मैं आपको भेजूंगा, वीडियो में लगा दीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है ये इक्वी परसेंटाइल मेथड पर काम करता है। अलग अलग शिफ्ट में उनका मीन निकाल करके, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके इसको बनाया जाता है। इस फॉर्मूले के अंदर में ही दिक्कत है। अगर 2 लोग पेपर देते हैं, सेम शिफ्ट के होते हैं, सेम स्कोर होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 2 नंबर मेरे मान लीजिए 130 है, आपके 135 हैं, तो 2 नंबर मिलेंगे तो मैं 130 से 132 हो जाऊंगा और आप 135 से 137 हो जाएंगे। बट ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये गलत तरीके से काम करता है। इसमें यहाँ पर दिक्कत ये है कि मान लीजिए कि एक ही शिफ्ट में है, तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो चारों शिफ्ट का एवरेज निकाल करके होगा, और जब वो निकाल करके होगा तो उस केस में नंबर जब बढ़ेंगे ना, तो 130 वाले के हो सकता है ज्यादा बढ़ जाए, और जिसके ज्यादा है उसके हो सकता है वो कम रह जाए। लेकिन तो सेम शिफ्ट में कैसे ऐसा पॉसिबल है? सर, पूरे ओवरऑल एवरेज को देख करके किया जाता है। सेम शिफ्ट में वही कह रहा हूँ कि जैसे गलत सवाल होते हैं उसके नंबर मिलते हैं, तो सेम शिफ्ट में चाहे लाखों बच्चे हैं सबको बराबर मिलेगा। बट जब नॉर्मलाइजेशन लगता है तो सेम शिफ्ट में कभी भी नॉर्मलाइजेशन सेम नहीं लग पा रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वो अलग अलग लगेगा। जब स्कोर कार्ड आएगा ना, एक साथ एग्जैक्टली कह रहा हूं मैं आपको, जब स्कोर कार्ड आएगा तो आप ये देख पाएंगे बकायदा उसके अंदर में कि एक ही शिफ्ट के अंदर में 10 बच्चे हैं, लेकिन हर किसी के जो मार्क्स है वो अलग अलग बढ़े, किसी के कम बढ़े हैं, किसी के ज्यादा बढ़े। ये स्कोर कार्ड आएगा तो आप उस समय मेरी बात को ये समझ पाएंगे कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ। आपका हो सकता है कि सर 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट वालों के 10 बढ़े हों तो सेकंड शिफ्ट वालों के 20 बढ़े हो। ऐसा नहीं है ना, फर्स्ट शिफ्ट वालों में सबके 10 नहीं बढ़े, किसी के 10 बढ़े, किसी के 8 बढ़े, किसी के 7 बढ़े। ये ओवरऑल को लेकर के ये इन्होंने किया है, इसी वजह से ये दिक्कत है। तो पहला नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला की गलती है। दूसरा, उसके बाद में यहाँ पर काफी सारे सेंटर्स जहां पर इन्विजिलेटर्स थे जो पेपर कंडक्ट करवा रहे थे, मैं प्रूफ के साथ नहीं हूं और मेरे पास में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन जो मेरा डेटा कहता है उसके आधार पर ये है, स्पेक्यूलेशन है कि वहां के इन्विजिलेटर कॉम्प्रोमाइज थे। डेटा यानी कि आपके मैथ्स? हाँ, मतलब जो मेरा मैथ्स कहता है वो ये है कि वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स थे वो कॉम्प्रोमाइज थे। उन्होंने या तो आंसर बताए हैं, ठीक है, या फिर कोई ना कोई ऐसा मतलब गड़बड़ी हुआ है ओएमआर के अंदर में, जिसके कारण बच्चों के पूरे में पूरे मार्क्स भी आने की संभावना हो रही है। जो बच्चे कह भी रहे हैं सर 160 तो काफी सारे लोगों के आए हैं। कुछ का तो ये भी कहना था सर काफी लोग तो ब्लैंक छोड़ करके ओएमआर आ गए थे, और उन्होंने बाद में हमें बताया कि हाँ सेटिंग वेटिंग का कुछ ऐसा करके, मतलब ये बहुत बेतुकी बात है। हाँ, इसकी मतलब मानने की संभावना आप मान ही नहीं सकते। बट मेरा ये कहना है कि जब स्कोर कार्ड जारी हो जाता है तो ये सारे जितने भी, कई देखो कोई भी चीज होती है ना तो उसमें कुछ अफवाह भी होती है, कुछ गलती भी होती है, लेकिन हाँ सच्चाई बहुत कुछ होती है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तो आपका डेटा जब ये कह रहा है कि 3 लोगों के साथ सेलेक्ट होने की संभावना नहीं है, 2 लोगों के साथ सेलेक्ट होने की 119 जगह पर वो संभावना नहीं है, कोई पर्टिकुलर 2 ऐसे सेंटर है जहां से 11% सिलेक्शन होने उसकी संभावना नहीं है, तो कहाँ पर डेटा गलत कहेगा। तो यानी कुछ ऐसे सेंटर्स थे जो कॉम्प्रोमाइज थे वहाँ। तो मेरा ये आग्रह है जो हमारी STF है और जो बाकी चीज़ें, कि आप इन्वेस्टिगेट कई गुना बेहतर करोगे। मुझे पता है जब आपके पास में सारा डेटा होगा तो आप वो सारे नकलचियों को, वो जितने भी लोग हैं वहाँ पर जिन्होंने बच्चों के साथ में गलत किया, आप उनका पता लगाइए, उनके ऊपर में कार्रवाई करिए। मुख्य उद्देश्य सरकार का क्या है कि हम कोई भर्ती निकाले तो सही लोग सिस्टम के अंदर में आ पाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ जी को ये बात पता होगी या वो इसके अंदर में इन्वॉल्व होंगे या उनके लोग इन्वॉल्व होंगे, बट जैसे सरकार की नीयत क्या होती है, भर्ती कराना। उन्होंने भर्ती निकाली, आयोग को दिया
क्या पता हो सकता है आयोग के लोग इन्वॉल्व हो, या हो सकता है आयोग के मुख्य जो है पर्सन वो ना हो, लेकिन जिनको उन्होंने जिम्मेदारी हो वो इन्वॉल्व हो। जैसे आपने अभी देखा कि नीट में जो पेपर लीक में अभी जब सीबीआई रेड मारना शुरू कर रही है, तो पता चला जिनको क्वेश्चन सेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने ही क्वेश्चन को लीक कर दिया। तो इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कहाँ रहा? इसमें तो जो व्यक्ति है जिसको जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर वो मतलब गलत है। तो जब नीट में सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी तो इसमें भी बिठा दो, हालांकि सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस बात को हर मतलब प्लेटफॉर्म पर साफ कहा है कि ये भर्ती जो है निष्पक्ष रूप से जो है शुचिता के साथ पूर्ण की गई है। इसमें भी एक और मजे की बात बताता हूँ जी। जब तक पेपर नहीं होता है तब तक भर्ती बोर्ड एक ईमेल आईडी जो है वो जारी करती है, एक मोबाइल नंबर जारी करती है, मैं आपको दे दूंगा लगाना। और भर्ती बोर्ड ये कहती है कि अगर आपको किसी भी तरह से शक होता है तो आप इसके ऊपर में हमें बताइए, हम उचित कार्रवाई करेंगे जी। और जैसे परीक्षा होती है उसके बाद में जब लोग आवाज उठाना शुरू करते हैं, सवाल शुरू करते हैं ट्विटर पे, तो 6-6, 7-7 अलग अलग तरह की बीएनएस की धाराएं लगा करके उनके ऊपर में एफआईआर कर दिया जाता है। तो पहले तो आप खुद लोगों को कह रहे थे कि अगर अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है तो आप हमें बताओ, और जब लोग बताना शुरू किए तो आपने एफआईआर कर दिया। हालांकि सर इसमें बकायदा जो भर्ती बोर्ड ने भी रिस्पांस दिया है वो बेसिकली जैसे एक केस था राधा पासवान का, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके जो भर्ती बोर्ड ने दिखाया कि राधा पासवान पे मुकदमा क्यों लिखा गया था। राधा पासवान थी और एक एडवोकेट और थे, 2 लोग थे, दोनों पर हुआ था, 6 धाराएं थी, बताइए। तो मतलब एक तरह से भर्ती बोर्ड भी हर चीज को क्लियर कर रहा था कि इन पर मुकदमा क्यों हो रहा है। तो वो लिख भी रहे थे कि जैसे अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे या भ्रामक पोस्ट, जिससे जो है साफ तौर पे एक तरह से माहौल जो है वो गड़बड़ा है। तो इस तरह की जो है चीजें भर्ती बोर्ड अपने ट्विटर हैंडल से या एक्स हैंडल से लिख रहा था। 2 लोग अगर मान लीजिए आपकी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं तो सबसे बेहतर वहां पर क्या है, आप स्कोर कार्ड जारी कर दीजिए, आप सबके मेन रिजल्ट जारी कर दीजिए, आपने पर शिफ्ट में कितने नॉर्मलाइजेशन किए जारी कर दीजिए। क्योंकि देखिए अगर 2 लोगों के मन में भ्रम है तो वो 20 को फैलेगा, 200 को फैलेगा, हजारों की संख्या में फैलेगा। तो यदि आप सही हैं तो आप वहां पर जारी कर दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, भ्रम तो फैलाने का कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम आप खुद कर रहे हैं ना। अब सर मान लीजिए कि आप मेरे बारे में कह रहे हैं, ठीक है, कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपने ये काम किया, और पता चले कि हम आपको जेल में डलवा दें, तो उस बात पे तो वो और पुष्टि बन जाती है ना कि मैंने गलत था तभी मैंने आपके ऊपर में कार्रवाई करवाई। सही तरीका क्या था कि मैं आकर के एक एक आपके जो भी आरोप हैं, जो भी बातें हैं, मैं उसकी पुष्टि करूं और उसके बाद में वो सभी लोगों तक वो बात पहुंचे कि हाँ भाई ये क्या है और क्या नहीं है। भर्ती बोर्ड जो कट ऑफ बनाई है किसके ऊपर बनाई? मार्क्स के ऊपर में। तो मार्क्स जारी करने में दिक्कत क्या है, उनको क्या परेशानी? वो जारी कर दे, सारा सस्पेंस खत्म, सारा सवाल खत्म, सब कुछ खत्म। दूसरा, अगर कुछ सेंटर कोड जब उनको दिख रहे हैं कि यहाँ से मैक्सिमम सिलेक्शन हुए हैं तो वहां पर जा करके वहां पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करें ना। वो भी तो भर्ती बोर्ड कर सकती है। वहां के सीसीटीवी फुटेज वो देखें एक बार, उन बच्चों के ओएमआर शीट को देखें वहां पर कि किस तरह से भैया जो है ये सही ओएमआर आया था, यहाँ आने के बाद में हुआ, वो सब कुछ पता लग जाएगा। अगर सरकार चाहे, लोग चाहे, आयोग चाहे तो हर कुछ वो करना पॉसिबल है। लेकिन वो मन की चाहत अगर नहीं है कि यार जल्दी जल्दी निपटाओ और भी 20 काम है, ठीक है, खत्म करो इस मैटर को यार, जल्दी गलत सही जो भी हो गया इसको खत्म करते हैं, रोजगार मेला भी तो लगाना है, तो फिर तो उस केस में तो मतलब जो आपने डेटा निकाले हैं, जो तमाम आप डेटा इससे पहले प्रेजेंट कर रहे, तो क्या ये डेटा आप भर्ती बोर्ड के साथ शेयर करेंगे? ये भर्ती बोर्ड के ही डेटा उनके पास है, जो सिलेक्शन के उन्होंने रोल नंबर दिए हैं उसी के साथ हमने ये मैच किया है। दूसरा, इक्वी परसेंटाइल मेथड वहां पर वो खुद लगा करके देख लें कि शिफ्ट के 2 बच्चों के ऊपर में कि क्या वो सही तरीके से लग पा रहा है, नहीं लग पाएगा। तो हमने कोई ऐसा डेटा कहीं से निकाला नहीं है, जो पब्लिक डोमेन में है उसी को हमने यहाँ पर गणित लगा करके उसको हमने सही बेसिक मैथ्स आपने लगा के इसको डेटा एग्जैक्टली। तो साफ तौर पे अब जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि आपने खुद बताया कि जैसे ही अब लोग इस पर बोलने लगे या सवाल उठाने लगे तो भर्ती बोर्ड की तरफ से मुकदमे भी साफ तौर पर एक्स हैंडल पर दिखाया गया। तो क्या लगता है कि एक तरह से ये खौफ पैदा करने वाली चीज़ है कि अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं तो मुकदमे भी हो रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये खौफ पैदा करने वाली चीज़ है, मुझे लगता है कि इसको ख़त्म करने के लिए चीज़ है। ठीक है, कि बस किसी भी तरह से निपट जाए, लोगों के बीच में जो है ये बातें बहुत ज़्यादा ना फैले। और इन सभी बातों पर मैं एक ही बात कहूँगा कि हम सबके प्रिय भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, और मैंने हमेशा ये बात देखा है कि जब जब बच्चों के लिए बात आई है तो वो वहाँ पर खड़े रहे। अगर आपने देखा होगा कि एक यूपी पुलिस भर्ती का जब ट्रेनिंग चल रहा था और वहाँ लड़कियों ने काफ़ी ज़्यादा बवाल भी किया था कि पीने का पानी सही नहीं है, वॉशरूम के अंदर कैमरा लगाए, तुरंत उन्होंने वहाँ पर कार्रवाई की और सभी लोगों को सस्पेंड किया। अगर हम बात करें पिछली बार की 6244 भर्ती जब यूपी पुलिस की आई थी, जब पेपर लीक हुआ था 2 दिन तक तो यही वो भर्ती बोर्ड था जो ये कह रहा था हुआ ही नहीं है, झूठ बोल रहे हो, टेलीग्राम पे ये सारा फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। लेकिन जब लखनऊ के इको गार्डन में हम सब मिलकर के वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब उसके बाद में जब योगी आदित्यनाथ जी तक बात पहुंची, उन्होंने ऑन द स्पॉट वहाँ पर पेपर रद्द करवाया, पहला ट्वीट उनका आया, फिर उसके बाद में भर्ती बोर्ड का आया।
तो मैं यहाँ तक मानता हूँ कि वो युवाओं के नेता हैं, और जब युवाओं के साथ में गलत हो रहा है तो इस बात को वो ज़रूर देख रहे होंगे। उनका ये है कि भाई आप भर्ती बोर्ड से सवाल आप पूछिए कि आखिर इतना बवाल है तो क्यों है, और नहीं है तो उसके ऊपर निष्पक्ष जांच बिठाया जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ कुछ बच्चों का नहीं है, सवाल उन लोगों का भी है जो गलत तरीके अगर सिस्टम में आ गए तो वो आजीवन गलत काम ही करेंगे। कोई पैसा दे करके अगर सिस्टम में आ रहा है और दरोगा बन रहा है तो सबसे पहले उसकी नीयत यही होगी कि भैया हमको अपना पैसा वसूल करना है, और जब ऐसे लोग सिस्टम में आएंगे तो आप न्याय हो गया, सही काम हो गया, भूल जाइए, दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट जो इस भर्ती को लेकर मांग कर रहे थे वो ये था कि इससे पहले जो भर्ती आई थी वो 9,500 पदों पर थी। बिल्कुल। अब 5 साल बाद, 4.5 साल बाद जो भर्ती 4,543, ये 4,500 पदों पर, मतलब आधी से भी कम पद जो है इस बार आए। अब एग्जाम कंडक्ट होने से पहले भी अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि इसमें पद वृद्धि हो। बाकायदा अभ्यर्थियों ने कई जो है प्रतिनिधियों को जाकर लेटर सौंपे, ज्ञापन सौंपा कि आप जो है मांग करिए सरकार से, या अपने सरकार में जाके बात करिए, भर्ती बोर्ड जो है पद वृद्धि कर दे, ताकि जो बच्चे हैं उनको मतलब ओवर एज होने से पहले कम से कम एक आखिरी मौका मिल जाए कि ये अपना जो है दरोगा भर्ती अप्लाई कर पाए। इस पद वृद्धि को लेकर या जो मांग उठ रही थी उस पर एक वेटिंग लिस्ट को भी लेकर के मांग उठ रही थी, लेकिन दोनों में किसी भी तरह से किसी पर भी ना आयोग ने, ना भर्ती बोर्ड ने, ना फिर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया इस पर। हालांकि उनको करना चाहिए था। अगर बच्चे इस बात को लेकर के कह रहे हैं और काफी लंबी समय के बाद अगर आप वैकेंसी निकाल रहे हो तो आपको वहां पर बढ़ाना चाहिए था, ठीक है। बट उनके साथ भी चैलेंजेस है ट्रेनिंग सेंटर को लेकर के। जैसे आपने देखा कि इतने सारे लोगों की भर्ती करा ली कांस्टेबल में, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर ही उनके पास में उतने नहीं थे। तो अभी योगी आदित्यनाथ जी जब सेरेमनी में वहाँ गए थे, वहाँ पर उन्होंने कहा भी कि अब हमने जो है अपने सेंटर्स और बढ़ा दिए हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग एक साथ में कराई जा सकती है, तो इस कारण जो बहाली है वो और हम और ज़्यादा निकालेंगे। तो इस बात का इस तरीके से उन्होंने हवाला दिया था। बट मेरा ये मानना है कि जब आपका राज्य सबसे बड़ा है, कई सारे देशों के मुकाबले आपकी अकेले राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ कानून व्यवस्था भी और सख्त करने के लिए और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और पड़ेगी तो यहाँ पर आपको और युवाओं को मौका देना चाहिए, रोजगार आपको और निकालना चाहिए। हालांकि अब जैसे पिछले दिनों जो भी हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया कि स्टूडेंट जो है क्या कुछ चर्चा कर रहे थे, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप भर्ती बोर्ड से क्या मतलब कहना चाहेंगे? भर्ती बोर्ड से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी एग्जाम का कोई भी भर्ती बोर्ड होता है तो सबसे ज़्यादा बच्चों का विश्वास उसी के ऊपर में होता है, ठीक है। आप ये मान करके चलिए कि उस भर्ती बोर्ड के कहे गए कथन को ब्रह्मा की लकीर हम मान करके चलते हैं कि आपने अगर ये कहा है तो सत्य ही होगा। कोई शिक्षक कितना भी वीडियो बना दे, कोई न्यूज़पेपर कुछ भी छाप दे, लेकिन जो पुष्टि मानी जाती है वो भर्ती बोर्ड के नोटिस को ही माना जाता है। तो सोचिए आपके लिए लोगों के मन में विश्वास कितना है, और जब आपके ऊपर में कोई व्यक्ति इतना विश्वास, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में युवा जब विश्वास करते हैं और उस केस में आपकी एकदम चुप्पी हो जाती है तो वो बड़ा हर्ट करता है, वो बहुत दुख देता है, ठीक है। एक भर्ती जिसके लिए सालों साल लोगों ने मेहनत की, 10 बाई 10 के कमरे में रह करके, 2 टाइम खाना खा करके, बड़े मुश्किल से वहाँ पर कैसे तैसे करके पैसा अरेंज करके किताब खरीदा, कमरे का किराया दिया, खाना खाया, और सिर्फ इस बात पे कि वो एक आश्वासन भर्ती बोर्ड ने दिया है इतने पदों की निष्पक्ष भर्ती कराने का, उस आश्वासन के आधार पर पेपर देते हैं। आप जो सेंटर्स बताते हो वहाँ जाकर के पेपर देते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो बच्चा ईमानदार था, जो गरीब था, जो पढ़ने में बहुत तेज था, दूर दूर तक लिस्ट में उसका नाम नहीं रहता और कुछ लोगों के नाम आ जाते हैं। ये बड़ा एक अपने आप में सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। भर्ती बोर्ड को ये बात, आप लोगों को तो बेहतर पता है कि आपने किन किन सेंटर्स को अलॉट किया है, और जब आपके सामने ऐसा आ रहा है डिस्क्रिपेंसी कि 2-2 लोगों के सेलेक्ट होने की संभावना इतनी हो रही है, 3-3 लोग लगातार सेलेक्ट हो जा रहे हैं, सेम रोल नंबर कैसे वहाँ बैठ पा रहा है, आगे पीछे लोगों के सिलेक्शन हो जा रहे हैं, तो उस केस में मुझे लगता है कि आपको अपने पीछे से इंक्वायरी करनी चाहिए, और वहाँ पर कुछ ऐसे अगर लोग हैं जो करप्ट है सिस्टम में हैं तो उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई करानी चाहिए, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर से बड़ा कुछ भी नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। आज हो सकता है ये बच्चों में कोई आपके परिवार का ना हो, लेकिन कल के दिन यही बच्चे अगर सेलेक्ट हो गए तो आपके साथ भी गलत करेंगे, एक पूरे देश के साथ में गलत होगा। तो मुझे लगता है कि भर्ती बोर्ड जिसके ऊपर में इतना विश्वास है बच्चों का, उनको इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए और स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए, और मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी पूरा इन्होंने फॉर्मूला लगाया है उसको और थोड़ा क्लियर करना चाहिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन अंत में आकर के अगर आप उसको सही करते हैं तो मोस्ट वेलकम, उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो बात रही भर्ती बोर्ड की, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, आदित्य रंजन सर मैथ्स के लिए क्यों फेमस है वो आपने देख लिया, किस प्रकार से गणित जो है उन्होंने पूरी निकाली भर्ती बोर्ड के रिजल्ट से। अब मुझे बताइए कि मैथ्स में इतना इंटरेस्ट क्यों आपको, मतलब कब से शुरू हुआ, क्यों इतना इंटरेस्ट आपको लगा मैथ्स जो है आगे लेके करना? संख्या के साथ खेलने का एक अपना ही मजा है, और मैं आपको बताऊं तो मैथ्स में भी है ना अलग अलग भाग हैं। जैसे मैंने जब पढ़ाता था, जब मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा था, जब दिल्ली आए थे तो खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो खर्चे को मेंटेन करने के लिए हमने होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो कब आप दिल्ली कब आए? 2017 के करीब।
तो जब हमने पढ़ाना शुरू किया वैसे दिल्ली 2014 में आए थे, सॉरी। अभी सर जो है आदित्य सर जो है, वैसे आप सभी जानते होंगे, ये बिहार से हैं। हाँ। और बेतिया से हैं, और साफ तौर पे दिल्ली आए थे। हाँ। साल 2014 में, सॉरी 14 से 17 मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, और 18 से मैंने शुरुआत की थी, अपनी तैयारी की, और 2 साल हमने लगभग तैयारी किया था। फिर उसके बाद सिलेक्शन हो गया, और 2020 में आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ, 20 में पेपर मतलब हमने दे दिया था, रिजल्ट 21 में आया था। तो आपने कौन सा एग्जाम क्रैक किया था? सीजीएल, एसएससी सीजीएल के माध्यम से मेरा जो सिलेक्शन हुआ था एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट में हुआ था, और सीएचएसएल के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एलडीसी के पोस्ट में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? बढ़िया था, मजा आया, बहुत अच्छा लगा उनको। पापा से पूछ रहे थे वहां पर कि बताइए कौन सी वाली वर्दी चूज करनी है, सफेद या फिर खाकी। सफेद का हो जाता है प्रिवेंटिव ऑफिसर, खाकी का हो जाता है आपको एक्साइज इंस्पेक्टर। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है, तो उस समय आपको देना पड़ता है ऑर्डर, और जो आप भर देंगे आपको वही मिलेगा। तो उन्होंने कहा खाकी में ही देखना है, तो हमने सबसे पहला पद वही डाला, और बड़ा अच्छा लगा जब मेरा सिलेक्शन में लिस्ट में नाम भी आया। जब उसके बाद मेरी फिजिकल्स के लिए मुझे मुंबई भी जाना पड़ा, क्योंकि मेरा वहीं पोस्टिंग हुआ था। तो पापा को हम वीडियो भेज रहे थे सारा फिजिकल का, साइकिलिंग का, रनिंग का, सब कुछ का। फिर फाइनल एलोकेशन हो गया कि इस दिन आकर के ज्वाइन करना है, तो यूनिफॉर्म भी वहीं से अलॉट होता है, सारी चीज़ें, तो वो हम लोग लेकर के। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। पापा बड़े खुश थे। गाँव देहात में, आसपास के कई सारे गाँव में इकलौता मैं वैसे हल्ला हो गया पूरा आसपास के गाँव में हल्ला हो गया कि फलानवा का बेटा जो है तो उन कस्टम में चला गया है। हाँ। तो वो लोग एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं समझते, कस्टम समझते हैं। हाँ। तो कस्टम में चला गया, कुछ लोग तो कहते थे खूब पैसा छापे। ठीक है, लेकिन ये था कि पापा और दादाजी का जो सम्मान है आसपास के क्षेत्र में वो और बढ़ गया, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी के लिए हमेशा लोग ये कहते थे कि शुरू से ये शहर में अपने बच्चे को रखे हैं, और देखते हैं कि इनका बच्चा क्या कर लेगा। दिल्ली का हवा लग गया होगा। लोग तो पटना बॉम्बे कहाँ तैयारी करने के लिए भेजते हैं। 4 साल बाद तो घूम के आ जाता है, 2 साल इसका हो गया, देखो 2 साल और ना के घर में बैठ गया तो फिर क्या ना। लेकिन उस बात को हमने सही साबित लोगों की नहीं होने दी। बहुत मेहनत की हमने वहाँ, और परिवार का भी अपना संघर्ष रहा, माता पिता का आशीर्वाद भगवान का रहा, तो सारी चीज़ें वो हो पाई। तो आप वर्दी पहन लिए या वर्दी छोड़ दी थी आप? नहीं, यूनिफॉर्म एक तरीके से देखिए तो एक मेरा सपना था, एक मेरा ड्रीम था कि यार पागलों की तरह 2 साल मेहनत की है, इतनी किताबें हमने जो है काली की, हमने इतनी रात हमने मेहनत की है वहाँ पर, तो ये तो मैं एक बार डिजर्व करता हूँ। सिलेक्शन के बाद में सबसे पहले जो कैप था मेरा, वो ले जा करके हमने मम्मी को पहनाया था। अच्छा, आप डिजर्व करते हो, आपने मुझे इस काबिल बनाया। क्योंकि जब मैं बचपन में था, 4 साल का था, तो वो गोद में बिठा करके अपने हाथ से पकड़ के मेरे को लिखाती थी। तो आज मेरे सुंदर राइटिंग की वजह एक वो भी हैं, और एक जो मैडम आती थी होम ट्यूशन पढ़ाने, मेरी एक शालिनी मैम थी, वो भी थी। ठीक है, तो बड़ा मेहनत उन लोगों ने किया है, और ये वर्दी के हकदार सब है। तो अच्छा, उस टाइम भी आप पढ़ा ही रहे थे? एग्जैक्टली, क्योंकि रिजल्ट है ना, देखो ऐसे 2020 में रिजल्ट आया, मतलब पेपर हुआ, और अभी तो एसएससी क्या करती है कि 2 से 3 महीने के अंदर में रिजल्ट निकाल देती है। उस समय तो 1-1 साल, 1.5 साल के बाद में रिजल्ट आता था। अब ऐसे केस में घर पे खाली बैठना, वो अपने आप में बड़ा ऐसा लगता था कि यार क्या ही कर रहे हैं। तो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, और जब पढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर तब उस बीच में रिजल्ट आता है। अब पढ़ाना भी अपने सही समय पर जा चुका है। अब लाइफ में एक बड़ा मेरे लिए रिस्क हो जाता है कि या तो मुझे टीचिंग चूज़ करना है, या फिर जा कर के मुझे ज्वाइन करना है। मेरा मन नहीं था कि मैं जा कर के फिर एक नौकरी ही करूं 9 to 5 की, मैं उसमें बहुत ज़्यादा ड्रीम था। लेकिन हाँ, ड्रीम था। देखो पता है क्या होता है, ड्रीम भी एक चीज़ ऐसी होती है ना कि वक्त के हिसाब से बदलते जाता है। बचपन में आपको लीची फेमस था, अच्छा लगता था क्योंकि आपके सामने इजीली अवेलेबल था। बड़े हुए तो पता चला स्ट्रॉबेरी भी होता है, तो चाहता होगी अब स्ट्रॉबेरी खाएंगे। आज स्ट्रॉबेरी अच्छा लग रहा है, आप चले जाओ तो भाई पता चलेगा अच्छा ये भी कोई फल होता है, तो आपकी चाहत बढ़ जाएगी। तो जो इंसान की भी चाहतें बदलती हैं। जब आप एक लक्ष्य को हासिल कर लेते हो तो जीवन में कभी भी आप वहीं तक रुकने की कामना नहीं करते हो। आज आप अगर सब इंस्पेक्टर बन रहे हो तो आपके मन में होगा कि एसएचओ कब बनेंगे, वो बनोगे तो फिर उसके मन में होगा डीसीपी कब बनेंगे। तो इंसान की चाहतें कभी रुकती नहीं है। वहाँ एक एमएलए की चाहत होती है सीएम, सीएम की चाहत होती है पीएम। तो अगर आप किसी जगह पर आ गए, आपने नौकरी प्राप्त कर ली, तो जब तक आपने प्राप्त नहीं किया था तब तक आपकी चाहत थी। अब प्राप्त करने के बाद में आपको लगता है कि अगर ताकत और है और असीमित ताकत है तो यहीं तक क्यों रुकना, फिर और आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। तो घर वालों को मैनेज करना कितना कठिन रहा? पापा को मैनेज करना मुश्किल था, बाकी को तो मना लिया। मम्मी को मना लिया। क्या पापा बोल रहे थे? पापा के लिए ये था कि जो है तुम नौकरी छोड़ने की बात करते हो, ठीक है, पूरे गांव में समाज में सबको पता चल गया है कि तुम कस्टम में लगे हो, और लोगों से हम क्या कहेंगे, कोचिंग चलाते हो, कोचिंग संचालक हो, पढ़ाते हो बच्चों को, ट्यूशन देते हो, क्या बोलेंगे हम? तुम्हारी अभी शादी होनी है, भाई बहनों की भी शादी होनी है, सब पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो क्या कहूँगा मैं मतलब आसपास के लोगों से। तो मैंने कहा देखो, अब सबको एक ही दायरे में मत लपेटो। कोचिंग भी कई कई तरह के होते हैं, ठीक है, कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है, मैं कोचिंग संचालक ही हूँ, आपके लिए यही सही है।
कई सारे बच्चों के भविष्य को बनाने में मदद कर रहा हूँ, यही सही है, मेरा सुकून इसी में है। आपके कहने पर हो सकता है जा करके नौकरी ज्वाइन कर लूँ, लेकिन उस अनजान से शहर में जा करके रोने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो नाराज हुए थे? थोड़ा वक्त लगा समझाने में, बोलते नहीं थे कि उनको पता करेगा अपनी मन की। बचपन से उन्होंने भी मुझे इसी बात पर सशक्त किया है कि देखो ठीक है, अगर कभी मैं भी तुम्हें किसी बात पर प्रेशर करूँ तो मेरी भी मत सुनना, जिसमें तुम्हारा दिल लगे तुम वो करना। तो जानते थे कि हाँ, जब इसका सही है तो फैसला भी जो लेगा वो सही लेगा। अब मैंने कहा भी था आप उनको कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो, मुझे लग रहा है मैं सही हूँ, तो एक काम करते हैं, मेडिकल लगा देते हैं। कुछ महीनों तक नौकरी में रखता हूँ अपने पास में, और मुझे मेरी चीज़ों में हिट होने दो। अगर यहाँ पर इसमें मैंने अपना साबित कर दिया कि मैं क्या होल्ड करता हूँ, तब आप खुद बोलोगे तो मैं छोड़ दूंगा, रेजिग्नेशन डाल दूंगा। तो एक वक्त आता है जब वो अलग अलग जगह मेरे साथ में जाने लगे, एयरपोर्ट पर जा रहे हैं लोग, वहाँ मुझे पहचान रहे हैं, पुलिस पर्सनल हो गए, ठीक है, आप अलग अलग जगह पर जाते हो, लोग पैर छूते हैं, तो पापा को लगा हाँ कमा तो रहा है कुछ, ठीक है अब ठीक है वहाँ पे। तो मैंने कहा अब रिलीज़ कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है अब कर दो। तो फाइनली तब मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया। तो अब मुझे बताइए कि जैसे इससे पहले क्या आप अपनी संस्था चला रहे थे या बाकी संस्थाओं में काम करते हैं, और ये विद्याग्राम जो है ये आइडिया कहाँ से, और ये विद्याग्राम फुल्ली आपका है? हाँ, विद्याग्राम पूरा हमारा। इसके पहले मैं एक अलग ही था, और वो मेरे लिए संस्था नहीं था, वो मेरे लिए एक परिवार सा था। उसकी शुरुआत भी हम ही लोगों ने की थी, ठीक है, और बहुत अच्छा सफ़र रहा। लेकिन जैसे आगे बढ़ने की जब बात आती है, नए नए वेंचर्स को शुरू करने की बात आती है, अब जैसे स्टेट का बच्चा आगे मेरे से कहता था कि सर आप इन्हें यूपी पुलिस क्यों नहीं पढ़ाते, अब मैं उसे कैसे कहूँ कि मेरे पढ़ाने पर पाबंद है, मैं पढ़ा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक और शिक्षक है, ठीक है, और ये बार बार कह दिया जाता है वो यूपी पुलिस पढ़ाएंगे तो फिर आप भी पढ़ाओगे तो उनके तो व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है, तो दिक्कत होगी। अब मैं करना चाहता हूँ, मैं उनके लिए यूट्यूब पर फ्री पढ़ाना चाहता हूँ, मैं और भी चीज़ें करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ मेरे लिए टेक्निकल इश्यूज़ बार बार आ रहे थे। इसके अलावा ग्रोथ की भी बात होती है। अब जैसे मान लीजिए बिहार का कोई बच्चा है, वो ये कह रहा है कि एलपी का हमको पढ़ना है, ठीक है, हमको एनटीपीसी का वहाँ पढ़ना है, इन चीज़ों को हम पढ़ा ही नहीं पा रहे थे, ठीक है, कि फिर आप पढ़ाओगे तो स्टेट की टीम क्या पढ़ाएगी। तो ऐसी कई तरह की समस्याएं आ रही थी, तो वहाँ पर नमस्ते करना ही बेहतर है, ठीक है। तो आज आप फुल्ली? हाँ, फुल्ली है। आप अभी देखो एसएससी वाले बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं। अभी आज सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे स्टेट एग्ज़ाम के बच्चों को हुआ है। यूपी पुलिस की भर्ती है, और लगातार जो मेरी चाहत थी कि हम पूर्ण रूप से बच्चों को यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन देंगे, और वो हमने इस यूपी पुलिस की भर्ती के लिए किया है। 22 घंटे की दिन में क्लासेस चल रही है, 1 रुपये का कोई फीस नहीं है, और सब कुछ विद्याग्राम स्टेट एग्जाम पर फ्री में, ठीक है। और मैथ्स मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे एक भाई है वो भी पढ़ा रहे हैं। काफ़ी सारी हमारे पास में टीम है, अंकित तिवारी सर है जीएस में, क्या ज़बरदस्त बच्चों को यहाँ पर कंसेप्ट डिलीवर कर रहे हैं। मोहित सर हिंदी में एक तरफा वो कर चुके हैं। तो जो मुझे चाहत थी ना यार, ऐसे ऐसे शिक्षक जुड़े और निस्वार्थ भाव के साथ में जुड़े, और बच्चों को बढ़िया वो एजुकेशन दे पाएँ, वो उस तरह से क्लासेस दे पाएँ। सबसे कम वक्त हमारे विद्याग्राम स्टेट एग्जाम को मिला है, मात्र 20 से 25 दिन का, लेकिन सबसे ज़्यादा कंटेंट हम इसको देंगे। उसी तरह से पुलकित सर भी रीजनिंग में लगे हुए हैं। तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और जो चाहते हैं कि यार एक भर्ती अगर आएगी तो उसको पूरा बढ़िया से हम लोग राउंड देंगे, बढ़िया से कंटेंट देंगे, तो ये हम लोग पूरा कर रहे हैं। बट हाँ, बुरा क्या लगा, जैसे मैंने क्लास में बच्चों को ये बात कहा कि यार एक मन में तो और कसक सी जाग गई अब यूपीएसआई वालों को देख करके, पता चले तुमको पढ़ा इतना दें, अब फिर कट ऑफ 93% चल जाए, तो उसमें है ना हम भी हर्ट होते हैं यार, हमारे भी तो इमोशन जुड़ जाते हैं कई महीने बच्चों के साथ साथ मेहनत करने में। हमें भी तो लगता है यार बच्चा अगर 22 घंटा पढ़ रहा है तो पढ़ा भी तो हम लोग रहे हैं, और फिर बाद में जब ऐसे देखते हैं तो हम भी चिंतित होते हैं, यार कहाँ गए वो बच्चे, कौन वाले हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, इनका रोना देख रहे हैं, वहाँ पे परेशान देख रहे हैं, तो हमारी भी हिम्मत टूटती है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स और ऐसे शिक्षक जो तमाम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, आप जैसे कि बता रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के मन में बहुत कुछ सवाल आते हैं, आप लोग के पास भी कई सारे सवाल जो है स्टूडेंट्स करते हैं, रात दिन आपको मैसेज, आज दिन आपसे सवाल करते होंगे, सर मैं क्या करूँ, सर क्या करूँ। तो ऐसे मैनेज करना कितना कठिन होता है? जिंदगी में तो मतलब सबसे कठिन वो है जहाँ एक बच्चा ये कह रहा है कि अब हम करने जा रहे हैं और आप उसके पास में नहीं बैठेंगे, ठीक है, और आपको उसको रोकना है कि वो ये काम ना करे। कई ऐसे मोमेंट आए मेरे पास में जहाँ मुझे अपनी क्लास को कैंसिल करना पड़ा है, जहाँ मुझे रात रात में जाग जाग करके आधे घंटे फ़ोन पर बात करना पड़ा है, समझाना पड़ा है। बहुत सीरियस कंडीशन रहा है तो उसकी टिकट करा के पास बुला करके कई दिन रखना पड़ा है। कई ऐसे कंडीशन पिछले 5 सालों में कई ऐसे केसेस हमने हैंडल किए, कई ऐसे केसेस हमने हैंडल किए। अरे कोई बात नहीं, होता है, बट ठीक है। बहुत बच्चे तो चलो थोड़ी सी आवाज़ सुन लेते हैं, थोड़ा आपकी बात को समझ लेते हैं, बट कुछ तो ऐसे होते हैं कि विश्वास ही नहीं है, करे तो करे क्या। जब सिस्टम की धोखाधड़ी उनके साथ में अनंत लेवल पर हो जाती है तो उनके पास में जीने की कोई एक वजह नहीं बनती।
किसी से प्यार करने के बाद दिल टूट जाए तो इंसान संभल सकता है, लेकिन किसी सपने को हकीकत मान करके जीना और तब उसके बाद सिस्टम की गलतियों से आपका दिल टूटे तो वहाँ जीना भी बड़ा मुश्किल चला। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ट्रोल भी होते होंगे, कई सारे स्टूडेंट जो है ट्रोल भी करते होंगे, क्योंकि जैसा कि हम सुनते हैं कि स्टूडेंट एक तरह से कोचिंग माफिया इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो इंस्टीट्यूट माफिया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कुछ चीज़ें ना मैंने ज़िंदगी में आदत डाल ली है कि अब आएगा तो इसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे के उस पार के जो भी लोग हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं वो वास्तविकता जानते नहीं। अगर आप गाड़ी से उतरेंगे तो उनको ये देखेगा हमारे पैसे से इसने गाड़ी खरीदा है, लेकिन कभी वो व्यक्ति ये नहीं जान पाएगा कि यार दुनिया में और भी लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना बना करके वहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। कम से कम इस इंसान ने 20-20 घंटे 22-22 घंटे पढ़ाए तो हैं और हमारा भाई ही तो है। हम भी तो नौकरी में जाएंगे तो कौन सा वहाँ फ्री में नौकरी करेंगे, हम भी तो पैसा लेंगे नौकरी का, हम भी तो वहाँ पर जो है कभी गाड़ी खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, गहना खरीदेंगे। तो अगर इस इंसान ने वो काम कर ही लिया तो ये गलत कहाँ पर हुआ? कम से कम ईमानदारी का काम तो कर रहा है, पढ़ा रहा है, जिससे काफ़ी सारे बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं, उनके घर में भी एक रोज़गार जा रहा है। ठीक है, तो वो ये समझ नहीं पाएंगे और उनको समझाने का बहुत ज़्यादा मैं सोचता भी नहीं हूँ। अपने कर्म पर काम करिए, बस बात खत्म। जो मेरे अपने बच्चे हैं, जो मुझे समझते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको मेरी मेहनत दिखती है। कई बार तो बच्चे बोलते हैं आँख के नीचे डार्क सर्कल हो गया, ध्यान दे दीजिए। कई बार बोलते हैं बहुत पढ़ा लिए, शादी कर लीजिए। तो कई सारे होते हैं। शादी नहीं की है क्या? नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी होगा, अभी टाइम है, अभी थोड़ा सा इस साल अभी विद्याग्राम को सेटल होने में बहुत टाइम लगेगा, तो अगले साल तक करेंगे। चलिए, अब मेरे इस सेक्शन का यानी कि इंटरव्यू का एक आखिरी पोर्शन, रैपिड फायर। आपको बिल्कुल कम शब्दों में जो है बताना। डन। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि आपको अगर शक्ति दे दी जाए, पावर दे दी जाए कुछ करने का, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि मैं एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहूँगा और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर ही बना जाए। ठीक है, कोई ऐसा पद या कोई ऐसी चीज़ का कोई ऐसा मतलब पावर जिसके माध्यम से पूरे सिस्टम को बदला जा सके। 10th-12th को आप एक तरीके से आप देख पाएँ या आप ग्रेजुएशन की प्रणाली को देख पाएँ। बिहार में भी आपको ऊपर 5-5 साल में लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी काम की नौकरी वो नहीं रह रही है। भारी संख्या में लोग बीटेक कर रहे हैं लेकिन 15,000 की भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम जो हमारा मॉडल है, मैं इसको बदलना चाहूँगा। ठीक है, और भी कंट्रीज हैं जहाँ के मॉडल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन पद तो कोई होगा ना, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर का पद हो गया, वही शिक्षा उनके हाथ में है। मतलब पद से बड़ा दूर होता है, पता है, उसमें भी लोगों को ये रहता है ना, पद की चाहत है, इसको पद की चाहत नहीं है, कार्य की चाहत है। अच्छा, आज की डेट में युवाओं का नेता कौन है आपके हिसाब से पूरे देश में? अभी तो मेरे को विजय थलापति ही बेस्ट लग रहा है। और स्टेट की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी जी हैं, योगी जी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं। दो अलग अलग नहीं, एक नाम चूज करना आपको, एक बायस्ड हो जाएगा। आप बोलोगे मम्मी पापा में चूज करो तो कैसे हो सकता है, दो भाई बहन में चूज करो तो कैसे हो सकता है? तो दोनों के अपने अपने पसंद है। काफी सारे लोग युवा जो है वो अखिलेश जी के साथ कनेक्टेड है, काफी सारे जो है वो योगी जी के साथ में है। अच्छा, वैसे अगर ये नाम लिए जाए जैसे योगी आदित्यनाथ, तो दिमाग में क्या इमेज आती है? एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और कद्दावर नेता जिनको गलत चीज़ें पसंद नहीं है, अपने धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा कद्दावर। क्योंकि मैंने एक छोटा सा उनका शॉर्ट्स वीडियो देखा जहाँ पर उनसे ये पूछा गया आप हिंदू चूज करेंगे या फिर आप भारत चूज करेंगे, तो बड़ा प्यारा उनका आंसर लगा, जिससे ये समझ में भी आ गया, मानसिकता उनकी बड़ी क्लियर थी कि हिंदू और भारत अलग नहीं है, सनातन और भारत एक ही है, और आप ऐसे मान करके चलिए वही भारत की पहचान है। तो जब इस तरह के वो आंसर देते हैं तो इस बात का वो सामने सिंबलाइजेशन होता है कि वो अपने धर्म को लेकर के कितने कट्टर हैं, कितनी चीज़ें, विचारधारा उनकी कितनी क्लियर है, ढोंग नहीं है, कोई ऐसा मंशा नहीं है, जो है सो सामने बोल रहे हैं और हम यही। अच्छा, उन्हीं की जगह अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी का ये है कि उनके समय मैंने डेवलपमेंट बहुत देखा है बच्चों के लिए। अगर आप देखें तो उस समय उन्होंने लैपटॉप जो है वितरण किया था, उस समय एम्बुलेंस सेवा उन्होंने शुरू की थी, उस समय कुछ मिनट के अंदर में आपके दरवाजे पे पुलिस आ जाती थी। हालांकि क्राइम रेट तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये था कि उन्होंने काफ़ी नए इनिशिएटिव्स लिए थे, नए नए हाईवेज उन्होंने बनाए, मेट्रो की उन्होंने स्थापना की। तो जो डेवलपमेंट हमने उस समय उनका देखा था तो वो बड़ा अनमैचेबल बाद में लगा। मुझे दुख भी हुआ था जब वो हारे थे, तो यार कोई नेता जब इतना काम करता है और हारता है ना तो दुख लगता है। तो जो आपने अनफिल्टर्ड बातें कही तो वही बता रहा हूँ, तो उस समय दुख लगा, बट ठीक है, ये जनता का जनादेश है और जिसके हक में जाता है तो वही। राहुल गांधी के लिए रहता है, मेहनत तो करते हैं लेकिन कई बार दिशाहीन हो जाता है। कोलकाता के चुनाव में लक्षद्वीप में जाकर के वहाँ पर जो है अलग खोजबीन में लग गए थे, होना था कोलकाता में, जुड़ना था वहाँ पे। ठीक है, तो ये है कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अच्छा नॉलेजेबल भी है, युवा के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्शन लेस है वो और उनकी पार्टी, उसको डायरेक्शन में उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे उनके जितने भी बड़े नेता हैं, ठीक है, उनको आप स्ट्रीमलाइन में लेकर के आओ। जब आप गठबंधन करते हो तो मेक श्योर करो कि वो टिके काफ़ी समय। ठीक है, सुबह की गठबंधन शाम तक जाते जाते वो ख़त्म हो जाती है, तो ये लोगों को दिखता है और ये थोड़ा सा बड़ा जो है वो हर्ट हमारे लिए भी होता है, क्योंकि जब लोगों को ये मैसेज जाने लगता है कि यार ये चीज़ें टिकनी वाली नहीं है,
तो अपना मत जो है वहाँ पर वेस्ट क्यों करें, तो ये लगने लगता है। बीच में उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जा करके अलग अलग जगह पर वीडियोस डाल रहे थे, जैसे कूली का हो गया, बाकी का हो गया, और पद यात्रा भी की। तो वो जो था वो लोगों को कनेक्ट कर रहा था, लेकिन उन्होंने रोक क्यों दिया मुझे ये समझ में नहीं आया। वो सबसे बेस्ट काम था, क्योंकि उसी के माध्यम से आप देखोगे तो लोकसभा चुनाव में उनको बहुत ज़्यादा फायदा भी मिला, ठीक है। और जैसे बीजेपी क्या करती है, एक पर्टिकुलर शब्द पकड़ लेती है, उसको हाईलाइट करती है, तो अपोजिशन ने बड़ा प्यारा शब्द पकड़ा था, वो अब की बार 400 पार वाली चीज़ को उन्होंने नेगेटिव में लेके चले गए, तो ये तो संविधान बदल देंगे, ठीक है। तो वो उनको बड़ा हिट किया। तो कुछ ऐसे काम उनको करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़रूरी सत्ता पक्ष का मजबूत होना है, उतना ही ज़रूरी अपोजिशन का भी मजबूत होना है। नहीं तो अगर आज हमारी अपोजिशन बहुत बेहतर होती तो कॉकरोच जनता पार्टी जैसे पार्टियां एक दिन के अंदर में 10-10 मिलियन 12-12 मिलियन नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी भी कहते हैं आप? ये ऐसा है कि हमारे जो विपक्ष हैं उसका बहुत स्ट्रांग ना होने की वजह से ये आ पाया। जैसे नेपाल में हुआ कि लोग सत्ता से भी खुश नहीं थे, विपक्ष से भी खुश नहीं थे, तो अपनी सरकार बनाई। कुछ इसी तरह की यहाँ की कहानी, ठीक है, कि दोनों में कहीं पर भी उनकी संतुष्टि नहीं है, ठीक है। उनको देख रहा है ये भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं कर पा रहे, दोनों में नन ऑफ द अबव है। तो खुद की पार्टी बनाते हैं, युवाओं की पार्टी बनाते हैं, मीम और सरकाज़म के माध्यम से अपनी दुख दर्द पीड़ा और जो अन्याय है उसको हम जाहिर करते हैं। तो वो का एक रिजल्ट है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव को में क्या देख रहे हैं आप? चुनाव मुश्किल होगा, चुनाव हर बार की तरह इस बार भी यूपी का मामला फंसेगा, ठीक है। अब जीत किसकी होगी वो तो जनता का जनादेश तय करेगा। क्या युवाओं का फैक्टर काम करेगा? क्योंकि युवा अभी देख रहे हैं किस प्रकार से, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस भर्ती हो। युवा के साथ में मुझे एक बड़ा दुख लगता है, युवा जिंदा है यूट्यूब पे, कमेंट्स में, सोशल मीडिया में। जमीनी हकीकत पर आते आते वो पता नहीं युवा कहाँ गायब हो जाता है। जमीनी हकीकत में जब वोट बैंक की बात करते हैं तो वहाँ काम करता है महिला फैक्टर, वहाँ काम करता है पुरुष फैक्टर, ठीक है। तो वो होते नहीं है सोशल मीडिया में। बिहार चुनाव देखने के बाद बोल रहे हैं क्या? नहीं, बिहार में भी हमने देखा चुनाव से पहले। आप एक काम कराओ, आप अभी ऑनलाइन वोटिंग कराओ, आप देखो रिजल्ट कुछ और होगा, और आप जब जाकर के उसको जमीन पे कराओ कुछ और होगा। क्योंकि युवाओं के साथ में ये भी है ना कि जो कमेंट कर रहे हैं वो खुद उस राज्य में नहीं है, वो कहीं और राज्य में है, और वहां से वो कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं कहीं और पे। बहुत सारे युवा यूपी के ऐसे हैं, ठीक है, जो कहीं कहीं पर नौकरी करने चले गए, मीडिया में आता है, एक्टिव होते हैं, ट्विटर पर होते हैं, एक्टिव होते हैं, लिख देते हैं, बट जब बात वोट करने की आती है तो वो ये जहमत नहीं उठाते, अरे कौन 2 दिन की नौकरी छोड़ के जाएगा वोट करने, तो उनका वोट आ ही नहीं पाता। फिर वहाँ काम करता है लोकल का। तो जो ये बीजेपी ने काम किया बहुत शानदार टैक्टिक्स था उनका, कि लोकल को टारगेट करो, अंतिम बूथ तक पहुंचो, महिलाओं को टारगेट करो, क्योंकि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, महिलाएं सोशल मीडिया चलाती नहीं है, उनके मन को जीत लिया तो सरकार बना ली। तो बहुत अलग पॉलिटिक्स है, मतलब पॉलिटिक्स में, राजनीति में जब घुसोगे तो बड़ा मजा आएगा सारी चीज़ों को देखने में। अच्छा, आखिरी में अपने आप को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर दीजिए, अपने आप को स्टूडेंट्स के बीच कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अपना बड़ा भाई मानो, अपना मेंटोर मानो, ठीक है, अपना दोस्त मानो, अपना टीचर मानो, अपना गुरु मानो, जो मानना है मानो, खुल करके मेरे से बातें करो। क्रिटिसिज्म भी है वो भी पॉजिटिव ले लूँगा, और सजेशंस भी है, फीडबैक्स भी है तो वो भी पॉजिटिव ले लूँगा। विद्याग्राम आप लोगों के लिए शुरू किया है और आप लोगों के लिए ही है, तो आप जो चाहते हैं विद्याग्राम से आपको खुल करके बताइए, हम आप लोगों के लिए पूरी तरीके से काम करेंगे। और बड़ा भाई इसलिए मैंने कहा क्योंकि कई बार है ना, टीचर मानता है आदमी तो सब कुछ बोल नहीं पाता है। आज की जो जनजी है वहाँ पर उसको एक दोस्त चाहिए जिसके साथ वो बातें शेयर कर पाए, कुछ नंबर नहीं बन रहे तो वो उससे पूछ पाए कि यार भैया और बता दो, और कैसे मेहनत करे, क्या करे, सिलेक्शन हो पाए। तो उन रास्तों पर हम चले हैं, ना सिर्फ चले हैं बल्कि हमने सिलेक्शन लिया है, तो हमें उन रास्तों का बेहतर पता है। तो खुल करके अपनी समस्याएं बताइए, जितना हो पाएगा विद्याग्राम और मैं पूरी बढ़िया से आप लोगों की मदद करेंगे और आप लोगों को आगे तक लेके जाएंगे। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कमेंट जरूर करिए, और इसके अलावा जो भी आपको आदित्य सर से आगे सवाल पूछना होगा ये भी आप लिख दीजिएगा, हम जरूर आपका सवाल जो उन तक पहुंचा देंगे। बाकी तमाम खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।